ऑलराइट, कोहली साहब प्लीज स्टे विद मी। कर्नल साहब मैं आपके पास आ रहा हूँ। जनरल साहब, यहाँ पर दिक्कत ये है कि रशिया और यूक्रेन का जो जो जंग की सिचुएशन है वो ऐसा लगता नहीं कि कुछ और वक्त तक अभी वो खत्म हो सकती है या रुक सकती है। इधर ईरान सिन्हा ईरान साहब जनरल हैं, सिन्हा साहब जनरल हैं, हाँ, कर्नल मैं जनरल नहीं साहब ही बोल रहा हूँ। जनरल साहब ही बोल रहा हूँ। है। जनरल साहब, सिचुएशन ये है कि रशिया और यूक्रेन के साथ जो दिक्कत है वो बहुत जल्द खत्म होती दिखाई नहीं दे रही है। ईरान में भी अब स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है क्योंकि अमेरिका इसराइल फिर से एक नए फ्रेश रिटेलिएशन की खबरें वहाँ से भी आ रही हैं। ये जो जंग की सिचुएशंस हैं ये यहाँ से और ज़्यादा मुखर होती दिख रही हैं। आप कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, सबसे बड़ी चीज समझने की है कि वर्ल्ड इज एट वॉर। 21वीं सदी के जो दूसरा हम ये कहते हैं जो क्वार्टर्स है उस पे हम आ गए हैं। और जनरली आप हर एक शताब्दी के अंदर में आप ये देखिएगा, खास करके 19वीं सदी के बाद ये चीजें होती हैं, देन स्टेबलाइज होता है। और उसी का हिस्सा है जो इमरजेंस ग्लोबल ऑर्डर के लिए लड़ाई चल रही है और वॉर शिफ्टिंग है। देखिए, पहले ट्रांस अटलांटिक, जहां हम रशिया यूक्रेन की बात कहते हैं, वो ट्रांस अटलांटिक है। एक फ्रोजन कॉन्फ्लिक्ट है यूक्रेन के साथ और वो 2014 से है। एंड इट विल, उसके पहले से है मेरे ख्याल से। आप देखिए 1991 में जब तोड़ा गया था यूएसएसआर, उसके बाद से ये एक तरह की फ्रोजन कॉन्फ्लिक्ट उनके साथ में है और ये रहेगी। हाँ, उन्होंने कुछ गेन किए हैं, 20-25% उनकी जमीन को उन्होंने हड़प लिया है। वहां से यदि आप नीचे में, तो मेडिटेरियन कहते हैं, वेस्ट एशिया की जो बात करते हैं, मेडिटेरियन में शिफ्ट हुई थी। और ऐसा मानना है कि जो हम लोग स्ट्रेटेजिकली देखते हैं कि इंडो पैसिफिक से होते हुए, क्यों इंडो पैसिफिक में ये टच हो चुका है, क्योंकि अमेरिका भी अभी आप देखिए पैसिफिक कमांड की बात कर रहा है। इंडिया में भी जिस तरह से चल रही है वेस्ट एशिया में, वो इंडो पैसिफिक में और फिर आर्टिक में जाना है। और इसी की देखिए, रशिया क्यों नहीं, अभी कोहली साहब कह रहे थे कि हियर दे हैव गॉट कैपेबिलिटी। उसने तो ऑर्सेनिक भी नहीं यूज किया है। ऑर्सेनिक उसने मात्र 2 बार यूज किया है अभी तक। 3 बार, 3 बार किया है। और ऑर्सेनिक में यदि उसने न्यूक्लियर बॉम्ब भी नहीं डाले, अपने टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन भी नहीं डाले, केवल उसके 9 जो उसके मिसाइल कैपेबिलिटी है, जो मल्टीपल वॉर हेड कैरी करता है, तो उससे ही तबाही पूरा खत्म कर सकता है कीव को वो। पर वो कर नहीं रहा है क्योंकि ही वॉन्ट्स टू गेन द स्ट्रेटेजिक टाइम। और उसको भी पता है कि ये शिफ्ट हो रही है बैटल। यदि उसने इसमें हाथ खत्म कर दिया तो, और देखिए क्या कर रहा है पुतिन, बताते नहीं, वो कहते रहे हैं ना कि बड़ी चैलेंजिंग टाइम है। उन्होंने अपनी पूरी सेना की जो स्ट्रेंथ है उसको बढ़ा रहे हैं, 16,000 के आसपास पहुंचा दिया। 22,000 का उनका लक्ष्य है। प्रोडक्शन, जो मिलिट्री प्रोडक्शन हैं वो बढ़ा रहे हैं, उसको यूज ज्यादा नहीं कर रहे हैं वो। हाँ, वो जरूर आपको दिखाएंगे कि, और क्या बात हुई थी अलास्का में, जब बात हुई थी, अमेरिका भी इस चीज को पढ़ता है कि ये पढ़ रहा है, यदि उसमें लग गया तो अमेरिका भी फंस जाएगा। उसने अभी वेस्ट एशिया में जो आया, उसने उसमें ऐसा लगा था कि शायद जो इसराइल ने उसको बताया कि देखिए आप कर लीजिए, आपका ये हो जाएगा, तो उन्होंने लालच में वो फंस गए। अभी वो उनसे जरूर निकलेंगे। वहां वो वियतनाम से निकले हैं, अफगानिस्तान से निकले। अमेरिका इज ए प्रैग्मेटिक कंट्री, तो वो वहां से निकल जाएगा। देखिए, ये शिफ्टिंग बैटल है एंड इमरजेंस ऑफ वर्ल्ड ऑर्डर है। वर्ल्ड ऑर्डर में एक नया देवेदार अभी ईरान भी आ चुका है इसमें। और देखिए मल्टीपोलैरिटी की तरफ जा रहा है। अमेरिका पहले इसको नहीं मानता था, चाइना तो एकदम कतई नहीं मानता। अब दोनों को रियलाइजेशन हो गया है और रशिया एक बड़ा पोल। तो यदि आप पूरे बैटल को देखें, जो मैं आपको मैक्रो लेवल पे बताना चाह रहा हूं, डे टू डे जो हम लोग कहते हैं टैक्टिकल लेवल एंड ऑपरेशनल लेवल में, उसमें उतार चढ़ाव चढ़ता रहता है। और रशिया को एक एक टारगेट उनका था, एक फ्रोजन कॉन्फ्लिक्ट, ये मान के चलिए उनका एक टारगेट था कि जो आने वाले विंटर्स के समय में वो मोर और लेस दे विल ब्रिंग इट डाउन एज पर द यूक्रेन इज कंसर्न। मगर यूक्रेन में बातचीत भी करना चाहते हैं, मगर अपने टर्म्स में करना चाहते हैं। बट उन्होंने, उनका मेजर अभी जो थ्रस्ट है वो टुवर्ड्स यूरोप है। उन्होंने वहां से मोरलेस नेटो को मोरलेस ऐसा नहीं कि खत्म कर दिया है, मगर उसमें एक बड़ी दरार पैदा तो कर ही दी, जो कि उनका मेजर कंसर्न था जब वो तोड़ा गया था 1991। तो ये यदि आप इसके आपके दर्शकों को यदि समझें, तो डे टू डे हम होता है ना कि में इतनी फायर हो गई, उन्होंने मार दिया, तो कुछ वेस्टर्न मीडिया के साथ में बढ़ चढ़ा करके बताते हैं। ऐसा नहीं कि उनके टोटल ऑयल रिफाइनरी खत्म हो गए, ऐसा कुछ नहीं है। वो प्रूवन है एंड रशिया विल प्रिवेल अपॉन। उनके कुछ बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस हैं इनसाइड रशिया ऑल्सो, नॉट एवरीथिंग इज हैंकी। वहां पर हैंकी डोरी है,
आज के दिन में इनसाइड रशिया, वो भी उनके चैलेंजेस हैं। तो पुतिन उसको बड़े अच्छे तरीके से गेम खेल रहे हैं, और भारत इसमें सबसे ज्यादा, अभी कोहली साहब बता रहे थे ना, हम बहुत रेजिलियंस हैं, और हम इस अपॉर्चुनिटी का, हमारे पास चैलेंजेस आए हैं, हम उसको अपॉर्चुनिटी है, हम उसको बढ़ा रहे हैं। इंडिया इज ऑल्सो गोइंग फॉर 1,000 डेज आपका रिजर्व के लिए हम बना रहे हैं। अभी बात हो रही थी ना कि ये बैंगलोर में है, वाइजैक में है, वी आर गोइंग इन अ बिग वे। और ठीक है, हमें वी हैव टू बाई टाइम, वी डोंट हैव टू, हम किसी के साथ नहीं। ऑल राइट सर। अब आपके ऊपर 25% लगाया ना आपके ऊपर टैरिफ, हमारी इंडिया ने क्या कुछ किया है ऐसा? ठीक है, थोड़ा कम कर दिया, बढ़ा लिया, फिर अभी दे दिया। तो अमेरिका जो इंडिया का स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी है, आई थिंक हम उसके ऊपर बार बार, और यही इमरजेंस ऑफ वर्ल्ड ऑर्डर में एक पोलर, और ये पोलर में हम बहुत आगे निकलेंगे। उसमें हमारे को लोग मानना शुरू कर दिए जी। कि इंडिया इज ए पावर, एज ए मिलिटरली, एज इकोनॉमिकली, एज ए कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर, और यही होता है एक अपॉर्चुनिटी जो आपको मिलता है। ऑलराइट सर। संजीव सर, मैं आपके पास आ रहा हूँ, ज़्यादा वक्त मेरे पास बचा नहीं कार्यक्रम में। क्या यूक्रेन ने रशिया को जिसकी कमज़ोर नब्ज़ थी वो पकड़ ली है? देखिए, यूक्रेन रशिया के जो रिफाइनरीज हैं, उसके जो सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, और रशिया का जो एयर डिफेंस है, उसको वो पिछले वर्ष से मिड 2025 से बड़े पैमाने पर वो टारगेट कर रहा है। लेकिन मैं स्पष्ट रूप से इस बात को आपके दर्शकों के लिए फिर से कहना चाहता हूँ कि रशिया और यूक्रेन के बीच का ये जो युद्ध है, जो पिछले लगभग 4.5 वर्षों से चल रहा है, वो इसेंशियली महाशक्तियों के बीच में लड़ा जाने वाला युद्ध है। ये महाशक्तियों के बीच में ही वर्चस्व की प्रतिद्वंदिता है, जो कि यूरोपियन थिएटर में डोमिनेशन के लिए, डोमिनेंस को स्थापित करने के लिए लड़ी जा रही है। और जैसा कि जनरल साहब ने अभी बताया, बिल्कुल सटीक अनुमान किया है उन्होंने, कि ये जो पूरी लड़ाई है, एक नई उभरती हुई जो विश्व व्यवस्था को शेप देने की तरफ ये पूरा युद्ध है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन बार बार इस बात को कहते रहे हैं कि सोवियत यूनियन का जो विघटन हुआ वो नहीं होना चाहिए था, और उनकी जो महत्वाकांक्षा ये है कि वो सोवियत यूनियन के पुराने गौरव को हासिल करना चाहते हैं। और ऐसे में इस अपनी महत्वाकांक्षा को हासिल करने में वो सबसे बड़ी बाधा वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और वेस्टर्न जो अलायंस है उसको वो देखते हैं, और उसको लगातार वो चैलेंज करने की कोशिश करते हैं। तो फरवरी 2022 में तो इन्होंने यूक्रेन पर हमला किया, जो कि अगेन वेस्टर्न अलायंस को एक नेटो के एक्सपेंशन को आधार बना करके जाहिर है कि हमला किया गया था, और वेस्टर्न अलायंस ने इसको अपने लिए चैलेंज के तौर पर लिया, और नेटो भी अब अपने आप को सशक्त बना रहा है। उसके सदस्यों की संख्या 32 हो गई है, पहले 30 थी। स्वीडन और फिनलैंड भी उसमें शामिल हो गए हैं। और वहीं आप देखिए तो रशिया मिडिल ईस्ट रीजन में भी, चाहे वो लीबिया हो, चाहे वो सीरिया हो, चाहे वो अफगानिस्तान के फ्रंट पे हो, इंडो पैसिफिक रीजन में भी रशिया की अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं। अफ्रीका, लैटिन अमेरिका जैसे राष्ट्रों तक वो जाके करना चाहता है, अपने प्रभाव का जो विस्तार है। और एक बात और भी महत्वपूर्ण है कि जो वेस्टर्न अलायंस है उसको चैलेंज करने की प्रक्रिया में चाइना और रशिया दोनों साथ मिलकर के काम करते हुए नजर आते हैं, जो कि अमेरिका के डिफेंस डॉक्ट्रिन्स में इस बात को रिकॉग्नाइज भी किया गया है कि 21वीं सदी में जो उभरती हुई वैश्विक व्यवस्था है उसमें अमेरिका के लिए रशिया और चाइना संयुक्त रूप से मेजर स्ट्रेटेजिक राइवल होंगे। ज्वाइंटली ये दोनों चैलेंज कर रहे हैं, और जैसा कि आप जानते हैं कि दोनों ने अपनी पार्टनरशिप को नो लिमिट्स पार्टनरशिप का भी दर्जा दिया है। लेकिन दोनों की महत्वाकांक्षा जाहिर है कि अब नंबर 1 बनने की है। राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी बेहद महत्वाकांक्षी हैं। 2049 तक वो चाइना को नंबर 1 शक्ति बना देना चाहते हैं, मिडिल किंगडम की फिलॉसफी पर चलते हैं, चाइना ड्रीम की बातें वो करते हैं, बहुत असर्टिव एग्रेसिव बिहेवियर वो कर रहे हैं। तो ये जो दोनों महत्वाकांक्षी राष्ट्र हैं, रशिया और चाइना, ये अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज को, नेटो को आने वाले समय में बड़े पैमाने पर चैलेंज करेंगे। और जो ये यूक्रेन और रशिया के बीच का ये जो युद्ध चल रहा है वो महाशक्तियों के बीच का युद्ध का एक थिएटर है, और इसी तरीके के अन्य जो थिएटर्स हैं वो भी डेवलप हो सकते हैं। और इसी वजह से मेरा मानना है अमित जी कि ये जो रशिया यूक्रेन का जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो युद्ध है, वो आने वाले लंबे समय तक चलता हुआ मेरे असेसमेंट के मुताबिक दिखाई देगा। 4.5 वर्ष पहले ही हो चुके हैं, थोड़ी इसमें कमी आ सकती है, कुछ युद्ध विराम इत्यादि अवश्य हो सकता है, लेकिन ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो कंटेस्टेशन है, ये जो बैटल ऑफ डोमिनेंस है यूरोपियन थिएटर में और अन्य जगहों पर, वो लगातार आगे भी चलेगी। और ये जो पूरा विश्व है एक नए शीत युद्ध की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, नया पोलराइजेशन इमर्ज होता हुआ दिखाई दे रहा है। चाइना, रशिया, ईरान, नॉर्थ कोरिया जैसे राष्ट्र एक खेमे में जाते दिखाई देते हैं,
वही यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और उसके जो यूरोपियन एलाइज हैं, उसके जो अन्य एलाइज और कुछ पार्टनर्स, जाहिर है उसमें भारत शामिल नहीं होगा, वो अन्य खेमे में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में ये जो पूरा विश्व है एक नए शीत युद्ध की तरफ जा रहा है। लेकिन अंत में मैं भारत के बारे में अवश्य कहना चाहता हूं कि भारत की भूमिका जैसे कि शीत युद्ध के समय में भी थी, जी। हम उस समय नॉन अलाइव थे, लेकिन आज भी हम अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को इम्पैक्ट रखेंगे और विश्व में जो एक ऑर्डर है उसको बनाए रखने में भारत जी। की भूमिका चाहे देखिए एक निष्पक्ष राष्ट्र के तौर पर होगी। मल्टी अलाइंड की पॉलिसी भारत के आने वाले समय में होगी, जो कभी नॉन अलाइंड हुआ करती थी। हम सभी के साथ संपर्क में रहेंगे, लेकिन भारत अगर किसी के साथ रहेगा तो वो शांति के साथ रहेगा, संवाद के साथ रहेगा, रूल्स बेस्ड ऑर्डर के साथ रहेगा, और जो वैश्विक व्यवस्था में जो नियम आधारित व्यवस्था है उसको मजबूत और सशक्त बनाने के लिए जो भी प्रयास किए जाएंगे भारत उसके साथ रहेगा। ऑलराइट सर, एम्बेसडर सिंघल साहब मैं आपके पास आ रहा हूं। अगर ये रशिया को फ्यूल सप्लाई पर अगर अमेरिका कुछ रिएक्ट करता है, अमेरिका कुछ कहता है सिंघल साहब, तो किस तरह का डिप्लोमेटिक कम्युनिकेशन भारत की ओर से आप देख रहे हैं? जो पहले होता रहा है वही या कुछ डिफरेंट? सिंघल साहब आप मुझे सुन पा रहे हैं? ठीक है, मैं कोशिश करूंगा उनके पास दोबारा जाने की। संजीव सर, मैं आपसे इस बात का जवाब चाहता हूं कि अगर रशिया की फ्यूल सप्लाई को लेकर वेस्टर्न वर्ल्ड या अमेरिका कुछ रिएक्ट करता है तो भारत का डिप्लोमेटिक कम्युनिकेशन किस तरह का होगा इस बार, आपको लगता है? देखिए, भारत का जो कम्युनिकेशन है वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को पहले ही हमने बहुत ही क्लियर टर्म्स में बता दिया है कि हम अपने स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के साथ कोई भी समझौता नहीं करेंगे। और जब मैं स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात करता हूं, जब भारत स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात करता है तो जाहिर है कि उसमें अपने राष्ट्रीय हितों को हम सर्वोपरि रखते हैं। लेकिन आज का ये जो नया भारत प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का है, जो कि विदेश नीति के स्तर पर भी, रक्षा नीति, आर्थिक नीतियों में हम प्रोएक्टिव बिहेवियर दिखाते हैं। हम एक्ट ईस्ट की पॉलिसी भी है, एक्ट वेस्ट की भी पॉलिसी है, और जाहिर है कि हम अपने राष्ट्रीय हितों को सुरक्षित रखते हुए, ऊर्जा के हितों को सुरक्षित रखते हुए अपना जो भी कम्युनिकेशन है वो अमेरिका के साथ स्पष्ट रखेंगे कि हम रशिया के साथ अपने संबंधों में किसी तरीके का कोई बदलाव नहीं लाने जा रहे हैं। और रशिया के साथ हमारी जो पार्टनरशिप है उसका जो हमारे डील करने का जो पैमाना है वो अलग है, और अमेरिका के साथ हमारे जो संबंध हैं वो अलग तरीके से हम इसको डील करते हैं। दोनों स्वतंत्र हैं, दोनों को किसी थर्ड प्रिज्म से तोलने की अगर अमेरिका कोशिश करेगा तो अमेरिका अपने जो भारत और अमेरिका के संबंधों को हार्म ही करेगा। जैसा कि हमने अभी देखा कि उन्होंने 25% का टैरिफ लगाया, जिससे अनावश्यक, अननेसेसरी जो एक तनाव है वो भारत और अमेरिका के संबंधों में आया, जिसको कि अमेरिका को बाद में हटाना पड़ा। तो ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि भारत अभी भी और आगे आने वाले समय में भी किसी भी तरीके का अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं करेगा। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका, सिंघल साहब का शुक्रिया, जनरल साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, शरद साहब थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग ऑन द शो। वक्त एक ब्रेक का है दर्शकों, लेकिन ब्रेक के बाद भी इंडिया न्यूज पर तमाम बड़ी खबरों को